हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। अच्छी खासी धूप निकली हुई है बहुत टाइम के बाद, तो सोचा थोड़ा पिकनिक टाइप का लाइक बाहर आउटिंग कर लेते हैं और इसी साथ थोड़ी वीडियो भी शूट कर लेते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे देखा कि यार आज ना मौसम बहुत प्यारा था। काफ़ी तो हमने ज़्यादा सोचा आँख कि भी नहीं खुल रही। नदी के पास आके बैठे हुए थे हम सुबह से। तो हमने सोचा कि आज कुछ टॉपिक्स थे जो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ये ऐसी चीज़ है जो शायद आपके भी काम आ सकती है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं। सो हमारा मेन आज का टॉपिक आपने वैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा, वो ये है कि जापान में हायरिंग प्रोसेस कैसा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, स्वाति का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं एक तरह से डायरेक्ट जापान आया था। मेरा कोई यहाँ पे डिपेंडेंट वाला या टूरिस्ट वीज़ा वाला सीन कुछ नहीं था। मैं डायरेक्टली जापान आया था। एंड स्वाति का कुछ ऐसा सीन था कि उसका डिपेंडेंट वीज़ा कन्वर्ट हुआ था वर्क वीज़ा में। मतलब हम दोनों के प्रोसेस थोड़े अलग अलग हैं। हाँ, एक का पूरा फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट हुआ था, मेरे को थोड़ी सी लेवरेज मिल गई थी बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंट वीज़ा, तो मेरा प्रोसेस थोड़ा डिफर करता था वहाँ पे। हाँ, तो हमने सोचा कि क्योंकि ये प्रोसेस जो है मोस्टली लोगों को देखना पड़ता है, और कुछ लोगों को होता है ना कि कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। इंडिया में ना प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जापान में थोड़ा प्रोसेस ना स्लो है। स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है। हर स्टेप पे इनफैक्ट अगर मैं इंटरव्यूज से लेके प्रॉपर ऑनबोर्डिंग तक की बात करूँ ना, बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बेसिकली तुम्हें कितने महीने लगे थे मेरा प्रोसेस पूरा मतलब ऑन बोर्ड होने में और जॉब पे आने में? मेरा जो प्रोसेस था, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा शायद से मई मिड के अराउंड में स्टार्ट हुआ था। ये 2022 की बात है। मई मिड के अराउंड में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल हुए थे, और इंटरव्यूज़ वगैरह होते होते अराउंड सितंबर आ गया था। 3-4 महीने मेरा लगभग मेरे इंटरव्यूज़ चले थे। एंड सितंबर में मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ था। देन उसके बाद मेरे को लिटरली 1.5 महीना वेट करना पड़ा। 1.5 महीना तो नहीं, लगभग 1 महीना वेट करना पड़ा कि मेरी COE आई। तो मिड COE क्या होता है वो भी बताओ। एक्चुअली में COE क्या होता है, COE इज़ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो जब आपको कोई कंपनी ऑफ़र करती है, तो वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर भी करती है। कुछ कंपनीज मेजॉरिटी 99% कंपनीज यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। बहुत ऐसे कम कंपनीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो मेजरली इशू क्या आता है कि जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप वाला टाइम है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपका एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बन के आता है, विच इज़ योर वीज़ा। वो डिपेंड होता है कि आपकी जो कंपनी आपको वीज़ा दिलवा रही है वो कितने टाइम का लगता है। कुछ कंपनीज़ 1 साल का भी देती हैं, कुछ कंपनी 3 साल का देती हैं, कुछ कंपनी 5 साल का देती हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस टीयर में आती है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में शायद से महीनों में होता है ना? नहीं, उसका ईयरली होता है। उसको भी ईयरली होता है? हाँ, okay. उसका ईयरली होता है। कुछ कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट्स में आती हैं वो नॉर्मली 1 ईयर का देती हैं, या मैक्सिमम 3 इयर्स का देती हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिनका 5 इयर्स का वीज़ा मिलता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्टार्टिंग में ना इश्यूज़ आते हैं। तो अगर कोई बंदा जैसे कोई नया आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो उसका चैलेंजिंग पार्ट यही लगता है मुझे कि इंटरव्यू प्रोसेस इतना लंबा है कि आपको 3-4 महीने ना लिटरली पेशेंटली वेट करना पड़ता है सारा प्रोसेस होने में। तो जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स और 2 मंथ्स आपको वेट करना पड़ता है आपका COE इशू होने में। तो ये जो पूरी साइकिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स आराम से कंज्यूम करती ही है। तो कुछ लोग होते हैं, अभी मैं अपनी टीम के लिए ही किसी का इंटरव्यू दे रहा था, एंड वो शायद इंडिया से था। एंड समहाउ मुझे उनका किसी के थ्रू मुझे पता लगा कि वो वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है कि यार इतना लंबा टाइम हो गया एंड बंदा ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे बैठा हुआ है, एंड वो दूसरी कंपनी स्विच करे, मतलब ज्वाइन करे ना करे, और वो यहाँ से वेट करते रहे आगे कंपनीज़ के लिए। तो एक वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग मोमेंट होता है बंदे के लिए, और चैलेंजिंग मोमेंट होता है कि क्या करा जाए। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने तो खैर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, मेरे को नहीं था कि मेरा जापान में होगा, तो मैंने तो ऑलरेडी दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैंने इसका प्रोसेस चलता रहा, बट आई थॉट मैं क्यों अपने करियर में ब्रेक करूं, तो मैं चलता रहा उसमें। एंड जब मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तब मैंने वहाँ रिज़ाइन करके तब मैंने यहाँ पे स्विच किया था। तो कुछ ऐसा सिनेरियो था मेरा। एंड स्वाति का शायद थोड़ा सा अलग रहा इस केस में। मेरा केस इसलिए अलग था, तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जिन्होंने भी हमारी वीडियो स्टार्टिंग से देखी है, कि मैं यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हुई थी। हालांकि मैं यहाँ पे इतना रेगुलर नहीं आ रही थी, बहुत कम बीच बीच में, बिकॉज मैं इंडिया में भी जॉब कर रही थी। बट क्योंकि मैंने फिर बीच में बहुत सारी जगह पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, एंड मेरे ऑनगोइंग इंटरव्यूज़ चल रहे थे कहीं ना कहीं पे, एंड लकीली एक जगह से ऑफ़र आ गया
जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था। तो जब सारी बातें हुई मैंने फटाफट फिर अपना वहाँ पे मतलब सारा इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर वगैरह हुआ। तो सॉरी जब इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर वगैरह हुआ तो मैंने अपनी पुरानी ऑफिस में रेजिग्नेशन दिया एंड पूरा उनसे मतलब जितना भी आप नेगोशिएट कर सकते थे नोटिस पीरियड का सो एंड सो। इसलिए तो मेरा सीन ये था क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वीज़ा था और मेरा ऑलरेडी मेरे पास मेरा रेजिडेंस कार्ड आरसी बना हुआ था। तो उसमें पहला प्रोसेस ये होता है कि आपने जैसे ही आपको कंपनी की तरफ से ऑफ़र आ गया, कंपनी आपको ऑटोमेटिकली एक थर्ड पार्टी वेंडर से भी कनेक्ट करवा देती है जो कि आपका वीज़ा प्रोसेस इन सब चीज़ के मतलब इसके आसपास लुक आफ्टर करते हैं। नॉर्मली ये लॉ फर्म्स होती हैं जो आपके लिए ये सब चीज़ें हैंडल करती हैं, वो कंपनीज ही आपको एक थर्ड पार्टी से कनेक्ट वो कराती आपको हैं। कनेक्ट कराती हैं। तो वहाँ से बातचीत शुरू हो गई थी। फिर जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने हमें गाइड किए। दो अलग अलग तरीके होते हैं डिपेंडेंट वीज़ास वगैरह में। एक होता है कि आप या तो यहीं से ही जापान में बैठे बैठे ही उसे कैंसिल करवा सकते हो और फिर उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हो। एंड उसका हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं पता था कि कितना टाइम में होगा, क्योंकि हमारे नोन में भी किसी ने नहीं करवाया हुआ था वो। तो हमें बहुत रिस्की लग रहा था वो कि यहाँ पे हम कैसे करते, राइट। हाँ, प्लस एक चैलेंज ये भी था कि स्वाति का नोटिस पीरियड का सीन था उस टाइम पे, तो उसको वैसे भी इवेंचुअली जाना ही था वापस। हाँ, तो हमने मेरे को अपनी सारी मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी वहाँ पे, नोटिस पीरियड सर्व करना था, अपने सामान वापस करने थे और टू बी ऑन अ सेफर साइड क्योंकि हमें जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हम उसको कैसे कर लेते। एग्जैक्टली। तो भले ही थोड़े हमें लाइक टिकट का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा आने जाने का, बट हमने ये सोचा कि हम वापस जाएंगे वहीं से ही वर्क वीज़ा कन्वर्ट करा के फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ्लाई करूँगी। तो स्वाति का भी लाइक लगभग इस वाले प्रोसेस में लगभग 2 महीने तो लग ही गए थे आराम से, नहीं? बट नहीं, टोटल 4 महीने लगे मेरी प्रोसेस ऑन बोर्डिंग होने में एक तरह से। स्वाति का फिर भी थोड़ा फास्टर था। 3 महीने। 3 महीने लगभग था मेरे ख्याल से। मेरा लकीली बहुत फास्टर था एज कम्पेयर टू हिम, क्योंकि मतलब थोड़ी नॉलेज भी हो गई थी आसपास से जानते हुए। एंड देवांशु को भी लकीली यहाँ पे 2.5 साल तो हो ही गए थे उसमें, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर ये भी था कि जॉब भी थी वहाँ पे, तो ये था कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि निकाल देंगे तो वहाँ नहीं होगा, तो सब कुछ था, ऐसा कुछ थी नहीं। हाँ। तो मेरा ये था जैसे ही मेरा सीन हुआ कि ठीक है अब आप वापस जा सकते हो सब होके, तो मैं आरसी लेके उसमें ये होता है कि एज सुन एज यू आर फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री, मतलब जैसे मैं जापान से फ्लाई आउट करी थी तो उन्होंने मेरा आरसी कार्ड लिया और उसे पंच कर दिया। पंच का मतलब होता है कि मतलब छेद ही कर दिया उसमें, ये इनवैलिड हो जाता है बेसिकली आपका कार्ड। तो वो इनवैलिड हो गया एंड उसकी फ़ोटो भी हमें भेजनी होती है कि हाँ ये इनवैलिड हो गया है। उसका मतलब ये होता है एज मतलब पंच का मतलब कि वीज़ा ख़त्म, अब मैं जापान कभी नहीं आ सकती एज अ डिपेंडेंट वन। ट्रैवल में आ सकती हूँ बट वैसे नहीं। वो कैंसिल हो गया, मैं इंडिया गई। उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें मेरा वर्क वीज़ा मतलब बन के वो पूरा आया वहाँ से सब कुछ जो भी था। मेन जो इशू आता है ना वो आता है प्रोसेस होने के बाद जो COE वाला पार्ट होता है ना, इशू इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि आपका जो टाइम है ना वो डिफाइंड नहीं होता। COE मेजरली हमारे टाइम पे एक्चुअली COE फिज़िकली आते थे, बट अब क्या हो गया, प्रोसेस जो है सब कुछ ऑनलाइन है। तो विद इन 7 to 10 डेज़ आपका COE ऑनलाइन आ जाता है वाया मेल, और आप उस ऑनलाइन COE के बेसिस पे अपना वीज़ा VFS ऑफिस में जाके इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉरी वहाँ पे पीछे डक थी, उसकी आवाज़ आई। सब कुछ दिख रहा होगा आसपास, पीछे ट्रेन जा रही है, यहाँ पे डक्स हैं। काफ़ी अच्छा वाइब सेट हो रखा था, तो हमारा भी मन किया कि एक वीडियो शूट कर लेते हैं यहाँ पे। सो हाँ, तो मेजरली जो वीज़ा वाला टाइम होता है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है कि कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। तो मुझे था कि यार ये चीज़ ना काफ़ी लोगों को ना डिसहार्टन करती है, और क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है और श्योरिटी बहुत कम लगती है। तो इसलिए ना बंदा जब तक होता नहीं है कि यार जब तक ज्वाइनिंग ना होता ना तब तक सांस नहीं आती, वो वाला सीन होता है। और एक और चीज़ है, प्लीज़ बी वेरी मतलब क्या बोलते हैं उसे, माइंडफुल या फिर प्लीज़ बी वेरी पेशेंट, बिकॉज जापान का हायरिंग प्रोसेस इंडिया से हायरिंग प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपके पास ना तो मतलब आपके HR का नंबर होगा जिसको आप कॉल करके या फिर पिंग करके या तंग करके बोल सको कि हमें अपडेट दो, नहीं यहाँ पे अपडेट नहीं होता है। एंड कई बार हो सकता है, मतलब अगर वीज़ा की बात आ गई तब तो नहीं होगा कैंसिल, बट कई बार हो सकता है कि एंड मोमेंट पे आ गए कि आप नेगोशिएट कर रहे हो पैसे के लिए, उस टाइम पे हो सकता है कि वो आपका बोले कि हमें अभी आपकी ज़रूरत नहीं, हमने किसी और को हायर कर दिया, ये पोजीशन फ्रीज हो गई या समथिंग लाइक दैट। मतलब ये केस जनरली हमारे नोन्स में किसी के साथ हुआ था, तो हमने देखा कि लाइक सब कुछ हो गया, सिर्फ HR राउंड था, HR राउंड भी क्लियर हो गया। लास्ट में आके उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते बिकॉज हमें सो एंड सो दूसरा पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। एंड क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना लाइक मोस्टली कंपनीज़ में यही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान में, मोस्टली कंपनीज़ में यही होता है कि हम लाइक रोलिंग बेसिस पे ऑफर रिलीज़ होता है
कि जो कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनमें से सबसे टॉप वाले को एक बार ऑफ़र रिलीज़ कर देते हैं, अगर उसको फिर टाइम देते हैं, अगर वो उस टाइम पे नहीं करता इन द मीन टाइम हम उसके नेक्स्ट वाले को भी ऑफ़र रिलीज़ कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस फ्लो रहता है। तो बस ये वाला थोड़ा सा ना रेस होती है कि पहले कौन एक्सेप्ट कर लेता है ऑफ़र, तो वो वाली सिचुएशन आ जाती है। बट मेन बात ये है क्योंकि ये इतना टाइम टेकिंग है, तो फिर हाँ ये तो है कि आप बिल्कुल सर्टेन नहीं हो पाते कि पक्का जॉब है भी या नहीं है अनलेस अनटिल पूरा ऑफिशियल लेटर ना आ जाए। हाँ, वो तो सब ना आ जाए। हायरिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो मेजरली ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ना, बस ये है कि जो अपना फॉलोअप्स है ना वो वाया मेल पे सब कुछ रिटर्न लेते रहना। मतलब अपनी तरफ से तो कोशिश करते रहो, हाँ। रिप्लाई तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। वही। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, जो नेगोशिएशन वाला प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल इंडिया जैसा नहीं है। लाइक हाँ। नहीं, आप टू एंड फ्रो, ये नहीं है कि आप फ़ोन में लगातार मतलब नेगोशिएट कर रहे हो, टेक्स्ट पे कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा सामने वाले जो हायरिंग पर्सन है या फिर जो नेगोशिएटर है, मतलब सॉरी जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो एचआर के साथ, कैसा आपको मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं है उनके फेस को देख के। बट ये है, मतलब मेरी तरफ से एडवाइस जो मैंने किया था कि बी वेरी 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 एक्सट्रीमली पोलाइट। और बार बार उनको मैंने ना लास्ट, क्योंकि मेरे नोन में किसी के साथ कुछ उल्टा हो गया था, मतलब उनका सीधा कैंसिल ही कर दिया था, तो मैंने अपने केस में यही बोला था लास्ट तक कि आई एम वेरी मच ओपन टू नेगोशिएट, प्लीज़ कम बैक, मतलब जो भी आपका ऑफर हो कम बैक तो आना ही आना, हम बात कर लेंगे ऐसे करके मैंने बहुत बार बोला था। तो मतलब ये ऐड कर देना अपनी लाइन में, ये मत बोलना कि मुझे तो बस यही चाहिए, अगर आप ओपन हो तो बस। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे ना एक तो प्रॉब्लम क्या है, सारी कम्युनिकेशन ओवर मेल्स होंगी। हाँ। तो आपको ज़्यादा डिस्कशंस के ना चांसेस मिलेंगे नहीं। डिस्कशन के चांसेस तब होते हैं जब ये लोग फाइनल ऑफर लेटर रिलीज़ करते हैं। तो आपको लाइक इंडिया में क्या होता है ना कि सीधा ऑफर लेटर रिलीज़ किया, आप खुद गो थ्रू करो, ओके है, एक्सेप्ट कर लिया, ख़त्म बात, ठीक है। कई बार होती है कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉपर्ली पता ही नहीं जाती इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ या कुछ हिडन चीज़ें कभी कभी कुछ चीज़ों में होती हैं। मैं नहीं कह रहा हर बार होती हैं, बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे होती हैं। तो वो चीज़ें ना यहाँ पे मैंने नोटिस किया, मैंने फ़ील किया कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। लाइक जब आपका ऑफर लेटर रिलीज़ होता है तो वो प्रॉपर लाइन बाय लाइन आपको वो ऑफर लेटर पढ़ के बताता है एचआर, और सारी चीज़ें समझाता है कि अगर 1% भी अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ना, आप उस वक्त उससे पूछ सकते हो, पूरी क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। वो लाइक उस टाइम पे कंपनी का एचआर लायबल है आपके लिए कि उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, और अगर वो उस एट द मोमेंट नहीं कर पाता तो आपको ओवर द मेल वो आपको उसके लिए रिस्पॉन्स देगा प्रॉपर डिटेल। तो ये वाला इशू आता है। और प्लस कुछ जगह पे ये भी होता है कि यहाँ पे ना जैसे आपका बेस सैलरी, बोनस, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा फैक्टर्स होते हैं। लाइक इंडिया में भी होता है, बट यहाँ पे कंपोनेंट डिवाइडेड होते हैं बेस सैलरी में और आपका बोनस में और आपके कुछ स्टॉक ऑप्शंस में, ऐसे डिवाइडेड होता है सैलरी। तो मोस्टली जो आपका जो ऑफर लेटर होता है वो बेस सैलरी ही लिख के देता है, उसमें परफॉर्मेंस बोनस ये सब चीज़ें लिख के नहीं आती। तो ये मेरे साथ सिचुएशन हुई थी, तो मैंने उनसे लाइक वर्बली पूछा था, उन्होंने वर्बली मुझे बता दिया। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे कहीं पे ऑफर लेटर में लिख के दे दो, एंड उनका प्रोसेस यही है कि वो कहीं पे भी रिटर्न में नहीं दे सकते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है। तो आप चाहो उनको थोड़ा सा लाइक बात कर सकते हो, जितना हो सके आप चीज़ों को ना मेल पे रखो, ताकि मेल पे वो लोग फिर भी आपको लिख के दे देंगे, बट ऑफर लेटर पे वो लिख के नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने वैसे भी कहीं पे भी लिख के दे दिया ना, तो वो जेन्युइन है, वो कहीं पे भी उस चीज़ पे ना डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रख सकते हो कि कुछ भी कम्युनिकेशंस में आपको लग रहा है कि गैप है, आप उनको ओवर मेल क्वेश्चंस पुटअप करो। 1 हफ़्ता रुको, 2 हफ़्ता रुको, वो रिप्लाई तो आपको ज़रूर करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे ये नहीं होता कि रिप्लाई नहीं करा जाता, रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। तो उस पे आपके रिप्लाई पे आपकी सारी डिटेल्स होंगी, ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे। और जो आपका जो वेटिंग टाइम है ना, जो डिसहार्टनिंग होता है कुछ लोगों के लिए कि यार सर्टेनिटी है भी या नहीं है, तो वो बस चीज़ों का ध्यान रखना। और यार मैं तो यही बोलूँगी, अगर बैक एंड में तुम्हारे पास जॉब है तो उसको बिल्कुल छोड़ के खुश मत होना। हाँ, जेन्युइनली इन दी एंड तुम्हारे पास पूरा सीओ, जब तक मेरी एडवाइस है सीओ ही ना आ जाए मत छोड़ना। सही में हमने भी सीओ आने के बाद हमने भी सीओ आने के बाद ही रिज़ाइन किया था, एंड हमने फिर पुरानी कंपनीज़ में नेगोशिएट किया था कि हमें जल्दी रिलीज़ कर दो। अगर होता है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे हो ही जाता है, वो पैसे काट लेते हैं आपके, वो है ठीक है, बट कुछ कंपनीज होती है जैसे आपको रिलीज़ नहीं करती आपकी डिपेंडेंसीज़ की वजह से, तो उस केस में आप यहाँ पे भी नेगोशिएट कर सकते हो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे। तो इसमें वो लोग इशू नहीं करते हैं, तो उस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल रहता है। बस ये होता है कि अपनी जो चीज़ें आप कमिट करो ना,
वो बहुत अच्छे से प्लान करके करना, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस होंगे ना तो इनके लिए वो चीज़ें ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चली जाती हैं, तो ये थोड़े से पैनिक कर जाते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपनी प्लानिंग्स पहले कर रखना ताकि इनको प्रॉब्लम्स ना हो, लाइक जापानीज़ लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी तरफ से बस यही एडवाइस थी, हम दोनों की तरफ से बेसिकली यही एडवाइस थी। सो आज का ब्लॉग मेरा मेजरली इसी चीज़ के अराउंड था। अब आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्प करे ये प्रोसेस, और आई होप आप लोगों को भी जो ट्राई करें इस टाइम जापान आने का, हमारी वीडियो से बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो आई होप आपको जॉब मिले यहाँ पे, आप लोग आओ, हमसे भी मिलो और थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे सब लोगों के साथ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।